आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। अब 2025 की आमद में बस कुछ ही घंटों का वक़्त रह गया है। 2024 का आज आखिरी दिन है। 2024 बहुत कुछ इस देश के लिए लेकर आया, इस देश में बहुत कुछ घटित हुआ, उस सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन साल के आखिर आते-आते तक खबरों में बने रहे नीतीश कुमार। ये पूरा हम हफ्ता कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द सियासी तौर पर घूमता हुआ नज़र आया। नीतीश कुमार दिल्ली के आए और दिल्ली में जिस तरह की उनकी तमाम गतिविधियां रहीं, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। नीतीश कुमार आए, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की, कहा कि वो अपनी आंखों का चेकअप कराने आए हैं। उसको लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सियासी चेकअप है या फिर वाकई में उनकी कोई तबीयत नासाज थी और इसके लिए उन्हें पटना से दिल्ली आना पड़ा। इस तरह से तो उनकी पूरी तबीयत नहीं लग रही थी, क्योंकि वो जिस तरह से आ जा रहे थे दूसरी जगहों पर, वो सब हम देख रहे थे। लेकिन जिस चीज का इंतजार सबको था, वो था कि क्या उनकी मुलाकात जेपी नड्डा से, अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से होगी। लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। खबर ये आई कि कल 4:30 बजे जो गुजर गया कल, जेपी नड्डा से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी थी, लेकिन वो मुलाकात भी नहीं हो पाई और नीतीश कुमार पटना वापस चले गए हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने नए जो राज्यपाल बने हैं बिहार के, जिनको इलेक्शन से चंद दिन पहले, चंद महीने पहले राज्यपाल बनाया गया है, जिसको लेकर भी सियासत हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों आरिफ मोहम्मद खान को ही वहां पर भेजा गया है। नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की है और इसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि आनन फानन में वापस वो गए, वापस जाकर उन्होंने मुलाकात की आरिफ मोहम्मद खान से। तो आखिर नीतीश कुमार के जहन में क्या कुछ पल रहा है, आखिर नीतीश कुमार क्या कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की लगातार बयानबाजी हुई है, चाहे अमित शाह का ये कहना कि बिहार का चेहरा कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, या फिर वहां के उप मुख्यमंत्री का ये कह देना बिहार के कि असली श्रद्धांजलि तब होगी अटल बिहारी वाजपेयी को, तब वहां पर बिहार में सरकार बनेगी अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी की। और लगातार जिस तरह से आरजेडी की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि स्वागत है नीतीश कुमार का और राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। इसके अलावा लगातार जब जेडीयू के अलग अलग नेताओं प्रवक्ताओं से सवाल पूछा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार दिल्ली आए, आखिर इसका मकसद क्या था। और जब ये कहा जा रहा था कि उनकी मुलाकात अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होनी है, तो ये मुलाकात क्यों नहीं हुई है, तो उसका जवाब उनके पास नहीं है। वो बस ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार 2 दिन के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर आए थे। आप ये समझ सकते हैं कि इस सब के भी सियासी मायने हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि 2 दिन के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर, रोककर, जो कि इलेक्शन से पहले बेहद महत्वपूर्ण यात्रा है, प्रगति यात्रा जिस पर नीतीश कुमार थे, वो सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए इसलिए आएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलके उनको श्रद्धांजलि देनी है? ऐसा तो कतई नहीं लग रहा है। जो मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हो पाई है नीतीश कुमार की अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से और जेपी नड्डा से। और इसके कई मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि इसी साल जो नया साल शुरू होने जा रहा है, जिसमें चंद घंटे का वक्त बचा है, 2025 की आमद खुली बाहों से हम सब इसका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार खुली बाहों से इस आने वाले साल का इस्तकबाल कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2025 नीतीश कुमार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो अपनी आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं। उन्हें ये भी पता है कि वो उन 2 बैसाखियों में से एक हैं जिस पर सरकार केंद्र की टिकी हुई है, और ऐसे में नीतीश कुमार बेहद महत्वपूर्ण चेहरा हो चले हैं। चाहे हम बात करें इंडिया गठबंधन की या एनडीए की, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी शायद इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, कब वो इस तरह के संकेत देंगे। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद ये दिलाना चाहूंगी कि दिसंबर का यही महीना था जब इंडिया गठबंधन के संयोजक पद के लिए एक तरह से गहमा गहमी चल रही थी और नीतीश कुमार का ये कहना था कि उनको संयोजक बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार जो बार बार ये कहते थे कि अब हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि वो मुख्य चेहरा थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी, उसे बनाया था।
कैसे उन्होंने चंद घंटों में ही पलटी मार ली और वो फिर से बीजेपी के साथ चले गए, एनडीए का दामन उन्होंने थाम लिया। तो इसीलिए जब जब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा दृढ़ता से कहते हुए नजर आते हैं कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे, समझिए कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है। और लगातार जिस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं से, शीर्ष पर बैठे नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, नीतीश कुमार को यह लग रहा है कि उनका खेल महाराष्ट्र जैसा हो सकता है, उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है और इसके साथ साथ जो सीटों को लेकर लगातार वो अपने आप को असर्ट जो कर रहे हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा सीटें मिले। बार बार उनकी पार्टी ये पोस्टर्स रिलीज कर रही है, उनके नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार का मतलब नीतीश कुमार, नीतीश कुमार मतलब सर्वसम्मति, नीतीश कुमार मतलब तमाम जातियों का, धर्मों का उनको साथ, नीतीश कुमार मतलब बेरोजगारी को दूर करना, महंगाई को दूर करना, प्रगति के रास्ते पर बिहार को ले जाना। यानी कि उनके पोस्टर में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं, बीजेपी उनके आसपास भी नहीं है। और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार अपने आप को असर्ट इसलिए भी कर रहे हैं ताकि बीजेपी अंदर खाने कोई अपना खेल ना कर पाए। जिस तरह की अभी हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं, जो सांप्रदायिक पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है देश का, और जिस तरह से हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, वक्फ बोर्ड हो और इसी तरह के कई ऐसे मसले जिस पर नीतीश कुमार बहुत अनकंफर्टेबल हैं। और हाल ही में अमित शाह के जरिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को दिया गया अपमानजनक बयान, और उसके अलावा संविधान और लोकतंत्र के मसले पर, जातिगत जनगणना, इस सब के मसले पर भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड, एक तरह से वो बैकफुट पर है। ये सब भी नीतीश कुमार को बेहद असहज कर रहा है और नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि ऐसा ना हो जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया जाए, तो कोई ना कोई एकनाथ शिंदे, वो संजय झा के रूप में भी हो सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं, उन्हीं की पार्टी से तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के साथ जब भारतीय जनता पार्टी थी तो बहुत मजबूत उनका गठबंधन था। लेकिन देखिए इतनी मजबूत पार्टी का हाल उन्होंने क्या किया, दो उसमें गुटों में उसको बांट दिया और एकनाथ शिंदे को ये बता दिया कि यही असली शिवसेना है। उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको लालच दिया और फिर उसके बाद उनका डिमोशन करके उप मुख्यमंत्री उनको बना दिया। क्या ये सब कुछ नीतीश के साथ भी हो सकता है? हालांकि महाराष्ट्र और बिहार की स्थितियां बहुत भिन्न हैं, अलग हैं, लेकिन बीजेपी अपने इस तरह के खेल करने में माहिर है। ये उसका ख्वाब रहा है, जैसे महाराष्ट्र में था कि जब 100 साल पूरे हों आरएसएस के, जो कि 2025 में हो रहे हैं, तो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने और बीजेपी बेहद मजबूत स्थिति में हो। अब उसने साम दाम दंड भेद करके, चुनावी धांधली सब कुछ करके उसने वो कर दिखाया। तो क्या वही खेल वो बिहार में नहीं कर सकते हैं? ऐसे में जब नीतीश कुमार को लेकर तमाम तरह की खबरें फैलाई जा रही हो कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है, नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, नीतीश कुमार बहकी बहकी बातें करते हैं, नीतीश कुमार कुछ भी बोल देते हैं, नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री के पैर तक छूने पर आमादा हो जाते हैं, इस तरह की तमाम खबरें प्रोपेगेंडे के तहत फैलाई जा रही हैं ताकि नीतीश कुमार को कमजोर दिखाया जा सके। पिछली बार के विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार की कम सीटें आई थी, लेकिन उस वक्त नीतीश इतने ताकतवर थे कि वो मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सीटें ज्यादा थी। लेकिन इस बार भी क्या नीतीश कुमार ऐसा कर पाएंगे? इसी के लिए ही ये पूरी की पूरी सियासी पोजीशनिंग नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर जिस तरह की तमाम उनको अभी संभावनाएं दिख रही है नीतीश कुमार को कि बीजेपी उनके साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है, तो फिर नीतीश कुमार, जो कि लालू प्रसाद यादव के साथ, उनकी आइडियोलॉजी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, पारिवारिक उनके रिश्ते हैं, समाजवाद की उनकी पूरी पृष्ठभूमि रही है, जेपी आंदोलन के दोनों बड़े नेता रहे हैं, तो ऐसे में उनके साथ जाना उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और क्या अपनी आखिरी पारी बहुत इज्जत के साथ क्या वो खेलना चाहेंगे? और एंटी इनकम्बेंसी भी नीतीश कुमार के पाले में है, क्योंकि इतने लंबे वक्त से वो मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद अभी छात्रों का और सबका आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कुछ तो आप देख ही रहे हैं। तो नीतीश कुमार को ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी के साथ से ज्यादा आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ जाना अगले चुनाव में उनके लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने एक लंबी खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि वो एक रणनीति पे काम कर रहे हैं ताकि आगे वो एक बड़ा खेल जो बीजेपी उनके साथ करना चाहती है वो बीजेपी के साथ कर दें। और ऐसे में फिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या
मिड टर्म पोल्स की तरफ ये देश जा सकता है? क्या मई जून के महीने में देश में मिड टर्म पोल्स हो सकते हैं? क्योंकि अगर नीतीश कुमार अपनी बैसाखी हटा लेते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र की सरकार गिर जाएगी। और यही तमाम संभावनाएं हम तलाश रहे हैं, ये इन्हीं सब पर आज हम बात करेंगे। और इसीलिए मैंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं संकेत बहुत मजबूती से दिए हैं कि आखिर वो आने वाले वक्त में क्या करने जा रही है। उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है। दो खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए जिससे इस पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मेरे साथ दो जाने माने पत्रकार, एक जाने माने पत्रकार, दूसरे जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। केपी मलिक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। केपी मलिक जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये सब कुछ जो हो रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, अमित शाह प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं करते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, कहते हैं कि श्रद्धांजलि देने आए हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को, उनके परिवार से मिलने के लिए आए हैं, और उसके बाद वो सीधे जाकर मुलाकात करते हैं आरिफ मोहम्मद खान से, कुछ बोलते नहीं है, मीडिया से बात नहीं करते हैं, और उनकी पार्टी भी कुछ कहती हुई नजर नहीं आ रही है, बचाव तक नहीं कर पा रही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है कि वो दिल्ली आए ऐसे माहौल में जब तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तब तो उनको जरूर मिलना था अगर वो पाला नहीं बदलने जा रहे हैं तो। देखिए बुसरा जी, नीतीश कुमार दिल्ली में आंखें दिखाने आए थे। आंखें, मोदी जी को नहीं, वो हॉस्पिटल में अपनी आंखें दिखाने आए थे, और वो जिनसे मिलने आए थे उनसे मिलके जा चुके। उनको प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, नड्डा से मिलना ही नहीं था तो क्यों आते? अगर नीतीश कुमार को इन सब लोगों से मिलना होता तो वो जिस दिन मनमोहन जी की अंत्येष्टि थी उस दिन आ जाते, और वहां सबसे मुलाकात हो जाती उनकी, एक साथ ही एक ही जगह पे मुलाकात हो जाती। लेकिन उनको किसी से मिलना ही नहीं था, और जिनसे मिलना था वो उनसे मिल चुके, किसी को पता भी नहीं लगा। नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि अगर अभी वो कोई निर्णय नहीं लेते तो वो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सिद्ध हो सकते हैं। इन सारी चीजों को समझते हुए वो बहुत रणनीतिक रूप से फूक फूक के कदम रख रहे हैं सियासत में, और बड़ी मजबूती के साथ वो अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें यहां पे नोट करने वाली ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक जो आरिफ मोहम्मद खान को केरल से पटना लेके आए हैं, ये बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है, क्योंकि नीतीश कुमार के काफी दांव पेच को समझने वाले आरिफ मोहम्मद खान उनके पुराने सहयोगी रहे हैं वीपी सिंह की सरकार में, उनकी रणनीति को जानते हैं, उनके जो तौर तरीके हैं उनको जानते हैं। दूसरा क्या है कि उनका कितना, और आजकल आपको मालूम भी है कि वो भगवा में बहुत अच्छी तरह रंगे हुए भी हैं। इतना तो कोई राम भक्त भी नहीं करेगा जितना आजकल आरिफ मोहम्मद खान जी कर रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी पटना में साबित होंगे या होने जा रहे हैं, ये हमें सोच के रखना चाहिए। दूसरा यह है कि नीतीश कुमार का किसी को जानकारी नहीं होती है कि वो कब क्या करेंगे। यहां पे 2-3 चीजें हमें दिखाई देती हैं कि जिस प्रकार से तेजस्वी के बयान तल्खी भरे और इस तरह के बयान आने चाहिए सरकार के खिलाफ, जिस प्रकार से छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, जिस तरह से दूसरी आजकल हम चीजें बिहार में देख रहे हैं, उस पर बहुत सॉफ्ट बयान तेजस्वी यादव के आ रहे हैं। उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है। और आप भी जानते हैं बुशरा जी कि बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है मकर संक्रांति, जिसपे सियासी डिसीजन भी कई बार होते हुए हमने देखे हैं। अगर आप पिछले वाले मकर संक्रांति को याद करें तब भी कुछ राजनीतिक डिसीजन हुए थे, और उसमें दही चूड़ा चलता है। और दही हमारे यहाँ पे जैसे बच्चे परीक्षा देने भी जाते हैं या कोई भी शुभ कार्य हमारे यहाँ होता है तो दही का बड़ा महत्वपूर्ण हम योगदान मानते हैं इस तरह की चीजों में, कि दही बड़ी जो है वो होती है हमारे यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, अच्छे काम में जब भी जाते हैं तो दही खाई जाती है। और दही किनके यहाँ बनती है वो भी जानते हैं, यदुवंशियों के यहाँ दही बनती है। तो नीतीश कुमार जी जल्दी से दही खाने के चक्कर में हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग लगातार कमजोर करने के लिए, लगातार कमजोर दिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
चाहे तो वो ये कहें कि नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं, नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति नहीं बची है, नीतीश कुमार निकल नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, और दूसरी तरफ से नीतीश कुमार की पीठ में छुरा घोंपने का काम भी चल रहा है। जिसको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम पीके को बताया जा रहा है, वो एकाएक छात्रों को पीछे से सहारा देते हैं कि चलिए आंदोलन करिए, और बाद में गायब हो जाते हैं वहां से। तो ये क्या एक माहौल बिगाड़ने का प्रयत्न भी भारतीय जनता पार्टी का है? क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद सब कुछ करती है सियासत हथियाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासत को कैसे हथियाए उसके सारे उसके कोर कसर चल रही है। आपको ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किस प्रकार से बिहार में एंट्री की जाए, किस प्रकार से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का एक अधिकार हो, और उसके लिए नीतीश के कंधे पे बैठ के ही जाना पड़ेगा। अगर नीतीश का कंधा नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बिहार में बहुत मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार अब इस चीज को समझ चुके हैं, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी ये मान के चल रहे हैं कि अब उनकी ये सियासी पारी आखिरी सियासी पारी साबित होने जा रही है। तो अंत में वो नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के वो शिकार हो जाएं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां उनके विचार आचार विचार और पुरानी संस्कृति और बिहार की सारी चीजें जो मेल खाती हैं, वो लालू यादव की पार्टी के साथ खाती हैं। तो इसलिए वो तेजस्वी यादव के साथ समझौता करके एक कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री को बिहार में रोक सके। अब इसमें वो कितने सफल होंगे ये तो समय ही बताएगा। दूसरी बात यहाँ पे जो मैं महत्वपूर्ण बात देखता हूं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह भी अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ने के भी सारे हथकंडे अपना चुकी है। समय समय पे आप देखते हैं कि जिस प्रकार से लल्लन सिंह बहुत करीबी नीतीश कुमार के होते थे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी के वकील की भूमिका में खड़े नजर आते हैं आपको। चाहे संसद में वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे अंबेडकर के अपमान का मामला हो, तो जिस प्रकार से लल्लन सिंह वकील और संजय झा वकील बने हुए नजर आते हैं, तो उससे भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं आभास है कि अगर वो कोई निर्णय बिना सोचे समझे लेते हैं तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है, बिहार की सरकार भी जा सकती है, और दिल्ली की सरकार का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि एक ही वार से दिल्ली को भी नुकसान हो और बिहार में भी उनका मामला बच जाए। तो इसकी वो तैयारी कर रहे हैं। अब वो तैयारी कहां तक रंग लाती है, कहां तक क्या होता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अंदर सियासी हलचल जरूर है, ये मैं कह सकता हूं। जी जी, बिल्कुल। वो कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो आग तो ज़रूर है। अब उसकी लपटें कितनी ऊपर तक और कितनी तेज़ होंगी, इसका इंतज़ार करना होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अमित शाह 8 तारीख को, आने वाली 8 तारीख को, 8 जनवरी को वो बिहार जाएँगे। क्या उसके बाद कुछ बड़ा हो सकता है? ये भी एक सवाल है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को ये लग रहा है, जिसकी बात तेजस्वी यादव ने भी कही, कि नीतीश कुमार की पार्टी को, इस सरकार को दरअसल दिल्ली में बैठे लोग चला रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि जो इनके जेडीयू जो है उसको पूरी तोड़ने की तैयारी है, और 2 लोग तो पहले से ही दिल्ली के पाले में यानी कि बीजेपी के पाले में हैं। ये तेजस्वी यादव जब कहते हुए नजर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अलर्ट भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं और ये दिखा भी रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार की पार्टी के साथ क्या कुछ हो सकता है। तो क्या संदीप जी इसका अंदाजा नीतीश कुमार को तो तेजस्वी यादव से पहले हो गया होगा कि उनकी पार्टी के साथ और उनके साथ क्या कुछ हो सकता है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए, जिनसे उन्हें मुलाकात करनी थी गुपचुप, जो भी उन्हें बात करनी थी बिना मीडिया के बताए, सीक्रेटली वो उन्होंने मुलाकात की और चले गए, जिसकी चर्चाएं सब लोग करते रहे कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से, जेपी नड्डा से मुलाकात वो शायद उनको करनी ही नहीं थी, जिस तरह से केपी मलिक जी कह रहे हैं, और इसलिए उन्होंने मुलाकात की भी नहीं। इन सब के मायने आपके लिए क्या है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार वाकई में अपनी आखिरी पारी बाइज्जत खेलना चाहते हैं, और वो जिन मूल्यों की बातें करते रहे, सांप्रदायिक सौहार्द की, समाजवाद की, अंबेडकरवाद की, उस सब पर वो खरे उतरना चाहते हैं? क्या आपको लगता है? क्योंकि अभी की जो बीजेपी है, खासतौर पर अभी इस साल जो कुछ हुआ है, वो बहुत अनकंफर्टेबल करने वाला तो है ही। यही वजह है कि वक्फ बोर्ड के बिल को जेपीसी को भेजना पड़ता है। जी, नीतीश कुमार जी की जो राजनीति है अभी फिलहाल वो एक दूसरे दौर में प्रवेश कर गई है। कारण उसका साफ है कि नीतीश कुमार जी, पहले तो एक रहस्यमय मामला ये है कि जब आरजेडी के साथ सरकार चल रही थी तो वो कौन सा मसला था
जिसके ऊपर वो अनकंफर्टेबल हो गए और उस सरकार से निकले। ये अपने आप में एक रहस्य जैसा है, कोई उसका एक सटीक और सॉलिड ठोस उत्तर नहीं दिखता है। नीतीश कुमार जी निकल गए और ऐसा कहा जाता है कि उनके 3-4 जो नेता थे जिनके वो प्रभाव में कहे जाते थे, वो उनकी वजह से उस गठबंधन को छोड़ के बाहर निकले। ऐसा कोई बहुत कारण नहीं था जिससे उस गठबंधन को तोड़ना था उनको। ना ही उनको कोई नुकसान था और ना ही कोई खास उस तरह से डैमेज हो रहा था। लेकिन फिलहाल वो आए, चुनाव लड़े, उनको लोकसभा में लाभ हुआ और 12 सीटें उन्होंने जीती। लेकिन फिलहाल अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महत्वाकांक्षी हो चुकी है और जिस तरह से वहाँ आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है, आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है, बीजेपी ने भी एक दांव खेला है कि आर्लेकर वहाँ पे गवर्नर थे, उनको हटा के वो आरिफ मोहम्मद जी को ले आए केरल से। तो ये जो मसले हैं अभी हाल ही में उनके जो एक मुख्य सहयोगी हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी के ऊपर भी ईडी और इसके छापे पड़े थे कुछ नेताओं पर। चिराग भी थोड़ा सा अलग राग अलाप रहे थे। हालांकि चिराग के साथ जो हुआ भारतीय जनता पार्टी ने पिछले टर्म में किया, उनके चाचा को साथ में ले लिया जब वो कमजोर थे। फिर उसके बाद उनको अलग थलग कर दिया गया। संयोग से चिराग फिर से एक बार राजनीतिक अपनी क्षमता सिद्ध करने में मैंने सफल रहे और फिर बीजेपी के साथ वो भी मंत्री थे। लेकिन मसला ये है कि चिराग का भी कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग या क्लियर एक तरह से स्टेप नहीं है, क्लियर एक डिसीजन नहीं है बीजेपी को लेके। लेकिन मामला ये है कि अभी 2-3 दिन पहले शायद तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे और अगर नहीं जाएंगे तो फिर नीतीश जी के लिए रास्ते बंद है, क्योंकि मामला ये है कि बीजेपी उनको कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे बना देगी इस बार, क्योंकि अगर देखा जाए जनता दल यूनाइटेड का पिछले लोकसभा चुनाव में भले उसको सफलता मिली है, लेकिन 18.52% उसको वोट मिले थे और जो वोट परसेंटेज है आरजेडी का वो 22% से ऊपर। 2019 में वो 15% से थोड़ा सा ऊपर था, 15% था रफली, 7% की बढ़ोतरी हुई है उसमें। और लेफ्ट के भी जो उनके सहयोगी दल थे उनको 5% के आसपास वोट मिले थे, कांग्रेस को भी 9% से ऊपर। तो ये जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो अंतर था दोनों पार्टियों के बीच में 20% से ज्यादा का, वो घट गया है 2024 में और ये बहुत चिंता का सवाल है। और फिर भी लोकसभा जो चुनाव था उसमें एक मोदी का नैरेटिव होता है, लोकसभा देश का चुनाव होता है, दिल्ली को देख के लोग भी वोट करते हैं। अब रही बात जो विधानसभा का चुनाव है उसमें ये मामला ऐसा है नहीं, बहुत नजदीक का संघर्ष है और अभी तक इस पार्लियामेंट सेशन से पहले तक बीजेपी एक अच्छी स्थिति में थी, लेकिन इस पार्लियामेंट सेशन में जिस तरह से परसेप्शन का लॉस हुआ है बीजेपी को, चाहे वो संभल का मसला रहा हो, चाहे वो मणिपुर के मसले पर डिबेट ना होना, और सबसे बड़ा मसला था अडानी का, और जिस तरह से धनखड़ का मामला उसमें आ गया, अंत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अपमान से ये सेशन विंटर सेशन खत्म हुआ। तो कुल मिला के बीजेपी के पास कुछ बचा नहीं था। बीजेपी ने थिएट्रिक्स भी करने की कोशिश की, जो सारंगी हैं और मुकेश राजपूत, इनके द्वारा उन्होंने एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, वो भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि अति उत्साह में और अति नाटकीय ढंग से खेला गया विक्टिम कार्ड था जो उल्टा पड़ गया। तो बीजेपी का भी जो परसेप्शन का था वो धीरे धीरे बहुत तेजी से खत्म हो रहा है और ये सब अभी बिहार का चुनाव थोड़ा दूर ही है और इतने में अगर ये परसेप्शन का जो परसेप्शन लूज करेंगे तो बिहार का चुनाव बहुत डिफिकल्ट होने जा रहा है। अभी तक बीजेपी और जेडीयू अगर साथ मिलकर लड़ते हैं मान लीजिए तो बिहार का चुनाव उनके लिए आसान है, अभी बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यही सोच के बीजेपी ने कहीं ना कहीं लोग आरोप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है और यही सोच के कि जेडीयू का जो स्पेस खाली हो या जेडीयू कमजोर होगी तो हम जन सुराज से उसकी भरपाई करेंगे। बीजेपी ने इस तरह की रणनीति बनाई होगी ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन अब वो ठीक उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि जेडीयू जो है अगर वो अलग हो जाती है बीजेपी से, तेजस्वी के साथ लड़ती है मिलकर, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी रोक पाएगी तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार बनने तक। लेकिन अभी क्या होता है ये सब भविष्य के दर में है। लेकिन एक और बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी की एक अलग यात्रा बिहार में निकाल रहे हैं और नीतीश कुमार और बीजेपी में जो संबंध है इधर बीच बहुत खींच गए हैं, जैसा अपमान हुआ है उनका, क्योंकि बीजेपी को सपोर्ट भी चाहिए। हालांकि जेडीयू अगर अपने केंद्र का समर्थन वापस भी ले लेते तो बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार की एक सुरक्षा में तो काम आ ही रहा है जेडीयू का जो
केंद्र का सपोर्ट है, 12 सांसदों का जो सपोर्ट है वो मदद कर रहा है। लेकिन अब अगर बीजेपी उसको तवज्जो नहीं दे रही है, उसका ख्याल नहीं कर रही है, तो इसका मतलब कि संबंध कुछ ज्यादा खराब हो गया है। और नीतीश कुमार को बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि इग्नोर कर सके। अगर वो इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब कि अब ये जो लॉस, अब ये जो डैमेज हुआ है कहीं ना कहीं अभी इर्रिपेरेबल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर नहीं मिले हैं नीतीश कुमार से तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। और बीजेपी अगर लगातार अपने हिसाब से प्लानिंग कर रही है बिहार में, तो ये जैसे राज्यपाल का सब सफल मैंने राज्यपाल को हटाना और दूसरे को नियुक्त करना, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सहमति से तो नहीं हुआ। तो ये सब वो मसले हैं तो बता रहे हैं कि सब कुछ सही भी नहीं है। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जो शुरुआत में नरेंद्र मोदी को एक वो दिखाते थे, शुरुआत में जब वो प्रधानमंत्री बने थे कि हम उनको चुनौती देंगे, और धीरे धीरे जैसे उन्होंने उनके सामने एक तरह से विड्रॉ कर लिया अपने आप को और नतमस्तक हो गए। अंत में तो वो लिटरली उनका पैर छूने, जबकि दोनों की उम्र में 6 महीने का अंतर है, और इस तरह से पैर छूने का क्या मतलब है, ये थोड़ा सा बहुत ही अजीब-ओ-गरीब है। लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने बहुत सही समय पर इस बात को तो ताड़ लिया है, समझ लिया है कि उनका हाल एकनाथ शिंदे वाला हो जाएगा अगर वो बीजेपी के चंगुल से बाहर नहीं निकले तो। और वो सब कुछ समझ के वो कदम उठा रहे हैं और अपने हिसाब से वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है वो अपनी रणनीति बना रहे हैं। उनको ये पता है कि उनकी आखिरी राजनीतिक पारी है। उन्होंने देखा है उद्धव ठाकरे के साथ क्या हुआ, श्रोमणी अकाली दल के साथ क्या हुआ, बीजेडी नवीन पटनायक के साथ क्या हुआ है, इसी तरह से चिराग पासवान के साथ भी क्या कुछ किया गया था, उनको कैसे मोहरा बनाया गया था। फिर उनके जो चाचा हैं किस तरह से उनको उनके सामने खड़ा किया गया। जब चाचा से काम निकल गया तो फिर से चिराग पासवान को सामने लेकर आ गए। तो ये तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, और उनको ये बहुत अच्छे से पता है। बीजेपी के साथ वो सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं, आते जाते रहे लेकिन रहे उनके साथ। तो उनको ये पता है कि बीजेपी किस तरह का खेल सबके साथ करती रही है। और महाराष्ट्र की बात इसलिए बार बार की जाती है क्योंकि महाराष्ट्र अभी जीता जागता फॉरेन का एग्जाम्पल है। और क्या जब वो उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा कर सकते हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी कितनी मजबूत पार्टी थी, कितने मजबूत वो महाराष्ट्र के नेता हैं, अगर उनकी पार्टी के साथ ये कर सकते हैं, शरद पवार जैसे जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं उनकी पार्टी के साथ ये कर सकते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। और नीतीश कुमार, क्या केपी मलिक जी इस नौबत आए ये कि उनकी पार्टी के दो भाड़ हों, उससे पहले ही वो सजग हो गए हैं। और यही वजह है कि वो अपनी तमाम पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हुए अलग अलग जगह से नजर आ रहे हैं और वो ये नाप तोल रहे हैं कि कहां उनको फायदा है, ताकि वो अपनी आखिरी पारी इज्जत के साथ खेल सके, कहीं उनकी पार्टी ना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई स्थिति में ना रहे, कि वो बार्गेनिंग की किसी भी तरह से स्थिति में कहीं से भी ना रहे, उससे पहले कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। इसीलिए बड़ी तादाद में आईपीएस और आईएएस के तबादले किए गए हैं, उसको भी कहीं ना कहीं इसकी निगाह से देखा जा रहा है। और फिर बीजेपी का आरिफ मोहम्मद खान को भेजना, वो बीजेपी की टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए बुसरा जी, अगर हम देखें ये चीज तो तय हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते बहुत सहज नहीं बचे हैं, और कहीं ना कहीं अब इन पर निर्णय होना है। तो उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी भी अपने कील कांटे मजबूत करके तैयारी कर रही है और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर को चेंज किया है, अपने लोगों को मजबूत करने का काम किया है, गिरिराज किशोर के लगातार बयान आ रहे हैं, संजय झा, लल्लन सिंह के बयान आ रहे हैं, तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं मामला बदला हुआ है। उसी के तहत नीतीश कुमार जो निर्णय ले रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वो भी इस तैयारी में है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुआ जाए। क्योंकि नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि अगर जल्दबाजी में वो कदम लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी रणनीति के तहत उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंचाती है कि आपकी पार्टी को तोड़ देगी, और उनकी पार्टी तोड़ती तय है। अगर नीतीश कुमार उससे हटते हैं तो उनके कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, उनके कुछ विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, ये भी तय है। लेकिन कितनी बड़ी तादाद में जाते हैं ये उस समय पता लगेगा। दूसरी बात, अगर आप देखें, इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक चिराग पासवान का है बिहार का,
भारतीय जनता पार्टी उसको भी तोड़ फोड़ में लगी, वो भी कहीं ना कहीं नीतीश के संपर्क में है, नीतीश के साथ है, भुक्तभोगी है, पहले भी उनकी पार्टी टूट चुकी है। आज अंबेडकर का मुद्दा उनके वोटर के लिए और उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, इस पे कहीं ना कहीं वो घिरे हुए हैं। अभी खबर मेरे पास ये है कि पिछले दिनों उनके 2 सांसद भी असनवी वैष्णव के साथ डिनर पे पाए गए हैं। तो इससे जाहिर बात है कि 5 सांसदों में से आपके 2 सांसद टूटे बैठे हैं। तो ऐसे में पार्टी को कैसे बचाया जाए, कैसे पार्टी बचे, कैसे तोड़फोड़ रुके, ये रणनीति पे भी काम नीतीश कुमार और चिराग पासवान कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आपने देखा चिराग पासवान के करीबियों के ऊपर भी ईडी के छापे पड़े हैं, 3-3 जगह उनके छापे पड़े हैं, उनकी जो चेन है उसको काटने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो पार्टी के फंडर भी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे नीतीश कुमार के जो करीबी नौकरशाह हैं या उनके नेता हैं, लगातार उनके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो ये जताता है कि तल्खी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो आरजेडी के साथ जाए। और मैंने पहले ही आपको कहा, अगर कोई इस तरह की आशंका नहीं होती कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जा रहे हैं, तो आरजेडी के जो नेता हैं आज की डेट में, मुख्य विपक्षी दल के नेता है तेजस्वी यादव, वो बहुत एग्रेसिव होकर इस टाइम लगे हुए होते। उनका शांत बैठना, थोड़ा बहुत जो है रस्म अदायगी वाले बयान देना जताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार उनके पाले में आने वाली बात है। जैसा कि अभी संदीप जी ने कहा कि तेजस्वी यादव का बयान आया है कि नीतीश कुमार की और हमारी कोई बात नहीं है और महागठबंधन में उनका कोई आने का कोई स्वागत नहीं है, कुछ नहीं। तो ये आप ये देखिए कि अमित शाह के बड़े बड़े बयान आए थे कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की बंद हो चुकी है। नड्डा ने कहा था हम मर जाएंगे, नीतीश कुमार को नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था मैं कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो ये सियासी जुमलेबाजी होती है, इस जुमलेबाजी का कोई मतलब नहीं होता। और अगर इस तरह की जुमलेबाजी हो और हम सुने तो हमें निश्चित मान लेना चाहिए कि इसका उल्टा होने वाला है। तो तेजस्वी यादव के इस बयान को कि उनका महागठबंधन में कोई एंट्री नहीं होगी, ये मान लेना चाहिए कि जल्द ही उनकी एंट्री महागठबंधन में भी होगी और आरजेडी के साथ उनका गठबंधन भी होगा, क्योंकि दोनों का फायदा है। आप ये देखिए नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एंट्री बिहार में हो और उनकी दुर्गति हो। और उनको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार अगर कहीं एंट्री करती है तो फिर वो कम से कम 10-20 साल कहीं नहीं जाती है और तमाम छोटे दलों को समाप्त कर देती है। उसका नतीजा आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, आप उड़ीसा देख लीजिए कि उड़ीसा में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एंट्री की है। शाम धाम दंड भेद अपनाते हुए पार्टी करती है। और ये भी मालूम है कि ये अरुण जेटली के जमाने से कुछ लोगों को अलग अलग सियासी दलों में, अलग अलग सियासी दल के नेताओं के साथ कुछ लोगों को अटैच किया गया था, कुछ लोगों को प्लांट किया गया था। वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आज अलग अलग स्टेट में तैनाती करा रहे हैं। उड़ीसा में जिस प्रकार से नवीन पटनायक को समाप्त किया गया है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्लांटेड नेता थे जिन्होंने आज उड़ीसा को इस रास्ते पर लेके आए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो यही स्थिति कल को बिहार में ना हो जाए, इससे बचने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक बड़ा कदम उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान बिहार नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को आसानी लगती तो कब से वो महाराष्ट्र के रास्ते पे जा सकती थी। दूसरी बात यह है कि आरिफ मोहम्मद खान जो गए हैं, वो कितना अच्छा अभिनय वहां करते हैं, कितनी अच्छा जो है प्लांटिंग वो करते हैं, कितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बनाते हैं, ये और किस हद तक बना पाते हैं, ये भी हमें देखना होगा। अभी तो शुरुआत है। अगले 2 महीने आप देखिए कि बिहार की राजनीति में कितने सारे मोड़ आते हैं और कितनी सारी नई और पुरानी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसके लिए हमें कम से कम 15 दिन तो इंतजार करना ही होगा। 15 जनवरी के बाद आपको तस्वीरें आनी शुरू होंगी, जो भिन्न भिन्न तरह की तस्वीरें आपको बिहार से दिखाई देंगी। जी जी बिल्कुल। तो 15 दिन का इंतजार तमाम एक्सपर्ट का ये कहना है करना होगा। मकर संक्रांति के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। इस सबके बीच अमित शाह भी बिहार जा सकते हैं और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये नीतीश कुमार ये चाहते थे कि इलेक्शन बिहार में जल्द हो, विधानसभा भंग की जाए, ये वो चाहते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ऐसे में विधानसभा स्पीकर की, राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। नीतीश कुमार ये भी चाहते थे कि दिल्ली के साथ चुनाव हो जाए, लेकिन वो भी अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी
चुनाव की तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन के जरिए तब करवाती है जब उसको लगता है कि उसने अपनी तमाम जितनी गोटियां हैं राजनीतिक वो सेट कर दी हैं। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल आपके सामने है। तब ये लग रहा था कि महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि वहां पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तब तक तैयार नहीं थी भारतीय जनता पार्टी इसके लिए। और वही बिहार में भी होता हुआ नजर आ रहा है कि उसको लग रहा है कि जब तक वो अपना पूरा राजनीतिक साठगांठ ना कर ले तब तक वो वहां पर चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं कराएगी। और हिंदी पट्टी का ये राज्य उत्तर प्रदेश के बाद जो सबसे बड़ा राज्य है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहां से ना सिर्फ बिहार की राजनीति तय होनी है, बल्कि देश की राजनीति भी पूरी तय होनी है। नरेंद्र मोदी की किस्मत, अमित शाह की किस्मत भी तय होनी है। तो इसीलिए बिहार बेहद महत्वपूर्ण हो चला है। और क्या संदीप जी नहीं चाहेंगे क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह की ये बैसाखियां जो है उनसे जल्द उनको निजात मिले, ताकि जो वो फैसले करना चाहते हैं, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर हो, ताकि वो अपना जो एक वोट बैंक है उसको वो खुश कर सके, वो फैसले ले सके। वन नेशन वन इलेक्शन पर हमने फजीहत देखी, उनकी पार्टी के सांसद मौजूद नहीं थे, 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, वहां तो 260 के आसपास संख्या थी और उसपे सरकार की बड़ी फजीहत हुई। उसके बाद संविधान पर चर्चा पर उन्हें लगा कि वो अपनी वाहवाही करवा लेंगे, वहां तो उन्होंने, अमित शाह ने ऐसा बयान दे डाला कि उससे तो तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो असहज हो चले हैं। चंद्रबाबू नायडू तो अपनी शर्तों को मनवा रहे हैं, हर कुछ दिन बाद वो एक फहरिस्त लेकर आते हैं, टिक लगवाते हैं उनमें से कुछ पर और चले जाते हैं। वहां पर तो अब उनकी 5 साल सरकार चलनी है, लेकिन असली खेल या असली मोहरा जो है वो तो नीतीश कुमार हैं। बिहार कितना महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या आपको लगता है कि जब तक तमाम राजनीतिक परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हो जाती हैं तब तक इलेक्शन की तारीखों का ऐलान नहीं होगा? हालांकि नीतीश तो चाहते थे कि इलेक्शन जल्दी हो। जी, देखिए इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। अम, इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि बिहार में ठीक समय पर बीजेपी ने अपना राज्यपाल भेजा है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी लंबी बिसात बिछाई है। उस बिसात में उनका ये भी है कि अगर नीतीश कुमार इधर-उधर मूवमेंट करते हैं, तो वो सरकार गिरा देंगे। उनके संपर्क में भी होंगे एमएलए और अपने गवर्नर के थ्रू वो राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और राष्ट्रपति शासन लगा के जब चुनाव करवाएँगे, तो उस चुनाव को जीतने में उनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि प्रशासन उनके नियंत्रण में होगा। इसीलिए आपने देखा कि ये सब तबादले भी किए गए। अब रही बात तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार के गठबंधन की, तो इसको अगर देखा जाए तो इस गठबंधन का भी कोई भविष्य नहीं, क्योंकि जितनी बार नीतीश कुमार ने जिस तरह से गठबंधन किए और तोड़े हैं, पिछले गठबंधन का उदाहरण लीजिए, वो रहस्यमयी गठबंधन का टूटना था। उसमें क्या एक कारण था जिसकी वजह से वो गठबंधन टूट गया, आज तक नहीं समझ में आया, क्योंकि नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन से कह रहे थे कि मुझे कन्वीनर बनाया जाए। वो तो लालू यादव के हाथ में नहीं था, ना ही तेजस्वी के हाथ में था। और रही बात नीतीश कुमार की, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है भारत की जनता की दुर्दशा के लिए, मणिपुर के लिए भी, संबल के लिए भी, और मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है नीतीश कुमार के शासन में। तो वो ये समझ रहे हो कि उन्होंने कुछ काम किया है जनता के लिए, ऐसा कुछ नहीं किया है। वास्तव में वो जेन्युइन मुद्दों पर चुप रहे हैं, कभी उन्होंने कभी कोई मुखर आवाज नहीं उठाई। अगर वो बीजेपी ठीक समय पर बीजेपी से साथ नहीं जाते और बिहार में उनको पिछले लोकसभा चुनाव में 18.5% वोट मिले हैं, 22.5 के के आसपास आरजेडी को। अगर वो आरजेडी के साथ होते तो ये लोग लेफ्ट को जोड़ के 46% वोट पाते, और जो सीटें 30 बीजेपी और जेडीयू की हैं, वो 30 से ऊपर होती है आरजेडी और जेडीयू की, और सरकार नहीं होती केंद्र में। तो कितना बड़ा बचाव होता भारत की जनता का। नीतीश कुमार उसके लिए जिम्मेदार। अगर वो आज तेजस्वी के साथ जाते हैं तो कितने लंबे समय तक उस गठबंधन में हो पाएंगे। कारण ये है कि उनको ब्लैकमेल तो किया जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार है वो उनको कोई भी मौका छोड़ेगी नहीं। उनकी जो पार्टी है वो भी टूट सकती है। लोकसभा के सांसद भी उनके ज्यादातर बिहार से आने वाले 6 राजपूत, 3 भूमिहार सांसद है, और सवर्ण जातियों के ज्यादातर इसी जेडीयू और बीजेपी से है। तो उसमें जो है, अगर उनकी पार्टी टूट जाती है तो फिर तो और फजीहत होगी, उनका कॉन्फिडेंस भी टूटेगा। और दूसरी बात, उनको जब ब्लैकमेल किया जाएगा सृजन वाले मसले पर, नीतीश कुमार कोई लालू प्रसाद यादव नहीं है जो जेल चले जाएंगे, वो एक दिन भी सत्ता से बाहर रहेंगे। तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को भी चलाना, अपनी पार्टी को भी चलाना। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक बार्गेनिंग भी चल रही है
और नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव जिस हिसाब से अपने राजनीतिक कद में थोड़े से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जी जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए अगर चुनाव ना भी जीते तो उनकी राजनीति के लिए वो फायदेमंद ही है, क्योंकि आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर ज्यादा संबंध खराब हो इधर बीच 3-4 महीने में, तो आरजेडी को सफलता भी मिल जाए, सरकार भी बना ले, सरकार बनाने के नजदीक चली जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता है राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से परसेप्शन का, जिस तरह से आंदोलन हो रहा है युवाओं का, और नीतीश कुमार उसमें उस आंदोलन में एक तरह से पीछे छूट गए हैं उसको संभालने में। उस तरह से बीजेपी और जेडीयू दोनों की किरकिरी हो रही है। केंद्र सरकार में भी जी बीजेपी अब कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो कोई छाप छोड़ सके। तो मेरा यही कहना है हम्म कि जो आप पूछ रही हैं, उस स्थिति में नीतीश कुमार बेसिकली अब अपनी जो क्रेडिबिलिटी को जानबूझ के वो जो दाव लगाने पे, मैंने दाव पे लगा रहे थे, वो उससे वो बहुत बड़े संकट में है। अब वो उनके पास हम्म वो बार्गेन पावर भी नहीं है आरजेडी के साथ। बीजेपी के साथ तो निश्चित ही संबंध बहुत गहरे खराब है, और उसके लिए जिम्मेदार उनकी पार्टी के नेता है जिन्होंने उनको इस तरह से गाइड किया। अब स्थिति ये है कि उनकी पार्टी चुनाव से पहले भी टूट सकती है, और चुनाव में उनको याद रखिएगा, पिछले विधानसभा चुनाव में उनको केवल 45 सीटें थी, उससे पहले और 4 जी स्थिति थी। तो अब लगातार उनका ग्राफ हम्म भी राजनीतिक पार्टी के रूप में नीचे जा रहा है, और बीजेपी अपने हिसाब से उसने अपनी बी टीम भी खड़ा कर दी है प्रशांत किशोर के नाम पर। कहा जाता है कि उनके जनसुराज जो यात्रा थी उसमें सारा पैसा कहीं ना कहीं से फंडिंग और सारी चीजें दूसरे तरह से मैनेज की जा रही थी। और कौन है प्रशांत किशोर? 2014 में वही हिंदू मुसलमान दंगे और रेटरिक और नैरेटिव के आधार पर वो केंद्र में ले आए एक महानायक को, जो अपने को महानायक कहते हैं। हालांकि जनता दूसरी तरफ से देखती है उनको। अब वही प्रशांत किशोर जाली हम्म वाली टोपी लगा के मुस्लिम समाज के मसीहा बन के पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी बिहार की जनता को बचाना है। नीतीश कुमार तो गंभीर नहीं है, और कितना बच पाएगी जनता क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। जी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेजस्वी का परफ़ॉर्मेंस पिछली बार भी बहुत ज़बरदस्त रहा था और तेजस्वी अभी हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान एक पॉलिटिकल हीरो के तौर पर भी उभरते हुए नज़र आए। जिस तरह से उनकी जनसभाओं में जो यात्रा उन्होंने निकाली, हज़ारों की भीड़, हमने लाखों की भीड़ उनकी तमाम जनसभाओं में हमने देखी थी और ये अलग बात है कि उनको उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाई। एंटी इनकम्बेंसी है बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार के लिए भी और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर कोई स्टैंड नहीं लिया है, वो भी बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता पॉलिटिकली बड़ी अवेयर जनता मानी जाती है। देखना ये होगा कि नीतीश कुमार क्या खेल करते हैं और उसमें क्या कुछ फायदा और नुकसान दूसरी पार्टियों का या उनका होता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया केपी मलिक जी और संदीप जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब से कुछ देर के बाद आप उसका स्वागत